हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, है ना। और हम लोग द गाइड आर के नारायण जी का जो नॉवेल है उसकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे। हम लोग 3 पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं और इसका ये लास्ट 4th पार्ट है। ओके, इसमें अप्रोक्स 60 एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाहर द गाइड से कुछ भी नहीं जाने वाला है ना। ऐसा मेरा भी मानना है और आप लोग प्लीज़ बिलीव कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में से क्या ही पूछेगा, है ना, एग्जामिनर। ओके, तो अपनी तैयारियां आप प्लीज़ अच्छे से करिएगा। ओके, और आप, है ना, अपने छोटे छोटे नोट्स भी बना लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि बार बार आप वीडियो को ओपन करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि कभी कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो आप अपने, है ना, छोटे छोटे नोट्स भी कवर करिएगा, एक कॉपी में लिखिएगा और उसका लेसन का नेम, राइटर का नेम, उसकी थीम्स, है ना, उसमें क्या क्या जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट, उसमें कौन से सन में वो पब्लिश हुआ, वो सब कुछ आप राइट डाउन करिएगा। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से ही लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। 45 वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने आपको कमेंट में करने की बोला था, तो आप लोगों ने शायद कमेंट तो नहीं किया होगा, लेकिन इसका आंसर मैं ज़रूर आपको बता देती हूँ। ओके, तो इसका आंसर है हमारा, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट प्रॉम्प्ट्स राजू टू कंटिन्यू फास्टिंग डिस्पाइट हिज इनिशियली रिलुक्टेंस, है ना। जो राजू था उसकी इच्छा नहीं थी, है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं फास्ट करूं। उसकी अंतरात्मा अंदर से मना कर देती है ना कि फास्ट नहीं करना है, लेकिन गांव वालों का जो प्रेशर होता है ना, इस चक्कर में राजू फास्ट करता है ना। तो वो क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, है ना, क्या क्या सिचुएशंस होती है राजू के फास्ट करने के पीछे। प्रेशर फ्रॉम वैलन एंड द विलेजर्स, जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, और जो वैलन होता है सबसे पहले राजू से मिलने वाला आदमी, है ना, वैलन था। तो वो वैलन और विलेजर्स उसको प्रेशराइज करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ महात्मा जी, आप हमारे लिए व्रत करें और हमारे जीवन का उद्धार करें। ओके, ही इज़ डिज़ायर टू रिडीम हिमसेल्फ। ओके, और वो बात में सोचता है कि चलो व्रत कर लेते हैं, इसकी वजह से जो पुराने हमने पाप किए हैं वो धुल जाएंगे और भगवान हम मुझे माफ़ कर देंगे। ओके, फिर है थर्ड वाला, द रियलाइजेशन ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द विलेजर्स, है ना। वो रियलाइज़ करता है कि इन गांव वालों की जो भी इनकी इच्छाएं वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गांव वाले मुझे संत समझते हैं और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनकी सारी समस्याओं का निदान करूं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। ओके, 46 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट रोल डज राजूज अंकल प्ले इन हिज लाइफ। राजू के अंकल का रोल क्या होता है राजू की लाइफ में। तो राजू के अंकल, है ना, उसको सपोर्ट करते हैं हर बात में, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब राजू एक गलत कदम उठाता है, क्या, वो रोज़ी को लेकर आ जाता है, तो उसकी माँ भी इसका विरोध करती है और उसके अंकल भी उसके जो भी उसके काम होते हैं ना, धोखाधड़ी वाले, ठगी वाले, है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, तो इन सब कामों की वजह से वो क्या करते हैं, ही डिसअप्रूव ऑफ राजूज एक्शन एंड इवेंचुअली डिसोन्स हिम, है ना। वो बिल्कुल भी राजू के इस एक्शंस, जितने भी राजू के एक्शंस थे उससे डिसअप्रूव होते हैं ना। वो उसको बिल्कुल भी उस इन सब चीज़ों में उसको वो बढ़ावा नहीं देते हैं, वो मना करते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो मानता नहीं है तो उसके घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, हाउ डज राजूज रिलेशनशिप विथ रोजी इम्पैक्ट हिज लाइफ। जो रोज़ी है जब राजू की लाइफ में आती है एज अ डांसर बनकर और राजू उसको सपोर्ट करता है, तो राजू की लाइफ में क्या बदलाव आता है। तो राजू की लाइफ में क्या बदलाव आता है, पहले तो वो एक क्या था, गाइड था, थोड़ा बहुत कमा लेता था, लेकिन जब वो रोज़ी का मैनेजर बन जाता है ना, तो वो क्या करता है फिर, इट ब्रिंग्स हिम फाइनेंशियल सक्सेस बट मॉरल डाउनफॉल, है ना। वो अपने आप को राजू क्या करता है, रोज़ी का मैनेजर बना लेता है अपने आप को, और उसके बाद में क्या करता है कि वो उसकी फाइनेंशियल सक्सेस हो जाए, मतलब उसको थोड़ा पैसा भी मिलने लग जाता है। तो इसकी वजह से, है ना, वो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और उसका जो नैतिक ज्ञान होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है।
फिर क्या होता है, इट लीड्स टू हिज estrangement फ्रॉम हिज फैमिली. ओके, इट लीड्स टू हिज estrangement फ्रॉम हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है. क्यों दूर हो जाता है? क्योंकि रोज़ी की वजह से इन लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है. estrangement का मतलब मनमुटाव होता है. ओके, तो रोज़ी जब उसके लाइफ में आती है और फिर उसके घर में भी आ जाती है. ओके, तो इस वजह से उनके फैमिली में बहुत बहुत सारे झगड़े वगैरह मतलब सब चालू हो जाता है. इट सेट्स द स्टेज फॉर हिज इवेंचुअली इम्प्रिजनमेंट. ओके, और यही वो कंडीशन होती है, यही वो सिचुएशन होती है जहाँ पे फाइनली लास्ट में राजू को जेल हो जाती है ना. राजू के सारे ऐसे काम होते हैं, इसकी वजह से उसको जेल हो जाती हैं. तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबो. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा. वाई इज़ मार्कोज अनविलिंग टू रिकन्सिल विथ रोज़ी. वो मार्को जो होता है वो रोज़ी के साथ में रहना क्यों नहीं चाहता था, है ना. और वो रोज़ी के साथ में मतलब अनविलिंग हो जाता है ना. क्यों हो जाता है ऐसा? तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्को को पता चल गया था कि रोज़ी और राजू दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और रोज़ी मुझे धोखा दे रही है ना. उसके बाद में क्या होता है, ही बिलीव्स शी हैज़ बिट्रेड हिम. उसको पता चल जाता है कि रोज़ी मुझे धोखा दे रही हैं. ही डिसअप्रूव ऑफ हर डांसिंग कैरियर. और वो उसके डांसिंग कैरियर को भी डिसअप्रूव करता है, वो उसको बढ़ावा नहीं देता है डांसिंग कैरियर को. ही कंसिडर्ड हर एम्बिशंस टू बी ट्राइबल, है ना. तो वो क्या करता है कि वो अपने ही एम्बिशंस को ज़्यादा महत्व देता है, वो रोज़ी को महत्व नहीं देता है. ओके, इसी वजह से मार्को और रोज़ी दोनों का क्या बोलते हैं, विवाह विच्छेद हो जाता है ना. ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबो. चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा. हाउ डज राजूज इम्प्रिजनमेंट अफेक्ट हिम, है ना. जब राजू को जेल हो जाती है तो कैसे इफ़ेक्ट होता है ना. क्या इफ़ेक्ट पड़ता है राजू के ऊपर. जब राजू को जेल होती है ना तभी उसकी अक्ल ठिकाने आती है ना. जब खुद के साथ कुछ बीतता है ना तब समझ आती है कि मुझे ये नहीं करना था. पहले तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बेईमानी वगैरह सब करते हैं ना, तब हमको बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जब उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं तब फिर हमको रियलाइज़ होता है कि हमने जो पिछले जितने भी बुरे काम किए वो हमको नहीं करना चाहिए था. तो सेम राजू के साथ में भी ऐसा ही होता है ना. राजू क्या करता है, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पास्ट मिस्टेक, है ना. वो क्या करता है कि अपने जितने भी पिछली गलतियां होती हैं अपने पास्ट में, उसने जो जो भी पाप किए थे उनको उनके बारे में सोचता है और उनको हटाने की कोशिश करता है. मतलब कि अब मैं वो गलतियां दोबारा दोहराऊंगा नहीं, ऐसे. चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा. व्हाट डज द एम्बिग्यूअस एंडिंग ऑफ द गाइड सजेस्ट, है ना. मतलब इसमें जो द गाइड की मतलब क्या बताया गया है, क्या सजेशन दिया गया है द गाइड की एंडिंग में, है ना. थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, थोड़ा सस्पेंस टाइप का है, या फिर ख़त्म भी हो जाती है, नहीं भी ख़त्म होती हैं ये नॉवेल, है ना. समझ में ही नहीं आता है कि इसकी एंडिंग क्या है. तो ऐसा क्या है ना. तो इसमें होता है कि राजू सेक्रीफाइस में ब्रिंग रेन एंड रिडेम्पशन, है ना. राजू अपने सेक्रीफाइस कर लेता है सब चीज़ के लिए, है ना. वो अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देता है उन गांव वालों के लिए. ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गया था, सूखा हो, बाढ़ नहीं आई थी, सॉरी, सूखा हो गया था. तो वो सोचता है कि अगर मेरे फास्ट करने से अगर बारिश होती है तो मैं ये ज़रूर करूँगा, मैं अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दूँगा इन लोगों के लिए. फिर इट लीव्स द आउटकम ऑफ राजूज फास्टिंग टू द रीडर्स इमेजिनेशन, है ना. अब इसमें क्या दिखाया हुआ है कि ये जो राजू जो फास्ट करता है और उसको लगता है कि बारिश हो रही है ना, राजू को ऐसा लगता है. तो ये रीडर्स के ऊपर ही डाल दिया गया है कि अब आप सोचो, ये आपका काम है कि आगे आपको स्टोरी में आपको क्या चाहिए, अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए. राजू मर जाता है या राजू बच जाता है, या बारिश होती है या नहीं होती है, सूखा खत्म होता है कि नहीं होता है, गांव वालों की समस्याएं खत्म होती हैं कि नहीं होती हैं. ये सब कुछ रीडर की इमेजिनेशन है ना. रीडर्स अपने हिसाब से कुछ भी सोचो. ओके, फिर क्या है थर्ड वाला, हमको थर्ड वाला भी पॉइंट देख लेते हैं हम, एक सेकेंड. इट हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मॉरलिटी. इसमें दिखाया है कि ह्यूमन नेचर को समझना बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिव है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत
ऐसा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है ना कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। ओके, और इसमें मॉरलिटी के बारे में भी बताया है कि अगर इंसान चाहे, अगर उसके अंदर अपनी इच्छा शक्ति जागृत होती है कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, तो इंसान जैसा चाहे वैसा बन सकता है। ओके, तो ये भगवान ने हमको इतनी अच्छे से मतलब हमको सद्बुद्धि दी है कि हम अच्छा बने रह सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाने की मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं हम लोग जिस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं और हम कुछ ना कुछ गलत काम कर लेते हैं। ओके, तो ये सारी स्टोरीज़ में पूरी स्टोरी जो है ये द गाइड की, इसमें पूरा ऐसे ही हमको समझाया है और लास्ट में पूरा रीडर के ऊपर छोड़ दिया है कि आप क्या सोचते हो। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51। व्हाट डज राजूज निकनेम रेलवे राजू सिग्निफाई, है ना। जो रेलवे राजू नाम दे दिया था राजू को, है ना, तो वो नाम उसको क्यों दिया, है ना, क्या सिग्निफाई करता है वो। ओके, तो इसका आंसर तो दिख ही जाता है आप लोगों को, कोई बात नहीं, फिर भी हम बता देते हैं कि इसका आंसर होगा हीज कनेक्शन टू द रेलवे स्टेशन एज अ टूरिस्ट गाइड। क्यों? क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर पहले तो शॉपकीपर रहता है, फिर उसके बाद में रेलवे स्टेशन पे एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है ना, इसीलिए उसको रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि पहले रेलवे स्टेशन पे था वो, पहले वहाँ उसकी शॉप थी। ओके, रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद टूरिस्ट गाइड बनता है ना, इसीलिए उसको सब लोग क्या कहते हैं, रेलवे राजू, यही सिग्निफाई करता है वो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। वॉट डज रोजीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंट। अब रोज़ी जो स्ट्रगल करती हैं अपनी खुद की आज़ादी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, वो बता रही हैं कि औरत को मतलब आज़ादी दी नहीं जाती है, लेकिन जब औरत अपनी आज़ादी चाहती है या फिर क्या मतलब अगर वो चाहती है कि मुझे ये काम करना है, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके वो उस चीज़ को पा ही लेगी, है ना। ऐसा हमने कितनी ही स्टोरीज़ देखी हैं कि एक औरत चाहे तो वो दुनिया को बदल सकती है ना, ऐसे कहते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि जो रोज़ी है उसका भी स्ट्रगल क्या होता है, वो अपनी फाइनली उसको आज़ादी कैसे मिलती है। ओके, तो द क्लेश बिटवीन पर्सनल एम्बिशंस एंड सोशियटल एक्सपेक्टेशन, है ना। इसमें क्या होता है, उसको अपनी पर्सनल जो उसका पैशन होता है उसके लिए वो लड़ती है और समाज में अपना एक नाम कमाती है बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। लास्ट में रोज़ी एक मतलब बहुत फेमस डांसर बन जाती है, फिर लास्ट में जाके उसको लोग थोड़ा अच्छा मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं उसकी, है ना, लेकिन स्टार्टिंग में उसको सब बदनाम करते हैं। फिर क्या होता है, द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन अ पार्शियली सोसाइटी, है ना। जो सोसाइटी में पार्शियलिटी होती है ना, जो पार्शियल होता है, जो क्या बोलते हैं भेदभाव होता है ना, तो उसमें है ना औरत की जो एम्पावरमेंट है ना उसको शो करता है ये। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा द सर्च ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम, है ना। जो आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है उसको खोजा गया है इसमें कि एक औरत को अपने किसी काम को करने के लिए फ्रीडम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये समाज, ये दुनिया ऐसी है कि अगर औरत अगर अपना कुछ अच्छा करने का सोचती है या अपने लिए कुछ अपने लिए कोई कदम उठाती है, तो ये दुनिया या ये जो लोग होते हैं ये कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। उसको पहले तो उसको हज़ार ताने, है ना, हज़ारों उसको पता नहीं क्या क्या तो सुनाएंगे उसको, और जब लास्ट में जब वो सक्सेस होती है ना, तब सब पीछे 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 आ जाते हैं। ओके, तो ऐसा होता है, ये रियलिटी है। ओके, तो यही इस स्टोरी में, द गाइड वाली स्टोरी में यही सब कुछ दिखाया है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, व्हाट लेसन डज राजू लर्न थ्रू हिज फास्टिंग। राजू जो होता है जब वो फास्ट करता है तो वो क्या सीख लेता है ना, वो क्या सीखता है फास्टिंग से, तो वो सीखता है कि इसमें बी और सी इसका आंसर आपको दिख ही गया है। तो वो क्या सीखता है, ट्रू लीडरशिप कम्स फ्रॉम सेल्फनेस। उसको वहाँ अक्ल आती है कि अगर आपको लीडरशिप करनी है तो वहाँ पे आपको स्वार्थी नहीं होना है, निस्वार्थ भाव से आपको काम करना है। और सी वाला है स्पिरिचुअलिटी कैन बी मीन्स टू रिडेम्पशन, है ना। आप स्पिरिचुअलिटी
को आप मना नहीं कर सकते हो, है ना। जो पवित्रता होती हैं जो हमारे अंदर, है ना, अपने आप जागृत होती हैं, या आप भले ही कितना ही अंदर से आप सोचे कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हमारे विचार बदलते हैं ना, जब हम उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी खत्म होती जाती है। ओके, तो यही इस पूरे नॉवेल में दिखाया है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारा, वाई डज वैलेन इनिशियली सिक राजूज एडवाइस। जो वैलेन होता है वो हर बात में राजू से एडवाइस लेता था। क्यों लेता था वो? राजू को बहुत बड़ा महात्मा संत भी उसी ने बनाया था, वही सबसे पहले राजू से मिलता है, फिर गांव वालों को जाके बोलता है कि ये एक संत महात्मा है ना। तो वो जो वैलन होता है वो राजू से हर बात में एडवाइस लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि वैलन एक गरीब किसान था, उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ओके, तो वो ही नीड्स हेल्प सॉल्विंग अ फैमिली डिस्प्यूट। वो चाहता था कि मेरी फैमिली में, उसकी खुद की फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो राजू उसको ख़त्म करे। और वाकई में राजू उसको एडवाइस भी देता है, क्योंकि राजू खुद भुगत भोगी होता है। तो राजू उसको हर बात समझाता है कि तुम ऐसे करो, तुम औरत की इज्जत करो, है ना, तुम ऐसे करोगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे, सब उसको हर बात के लिए एडवाइस देता था। तो वो क्या हो जाता है, वैलन पूरा राजू को, मतलब उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है, उसके ऊपर उसकी हर बात मानता था वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हाउ डज राजूज परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ चेंज ओवर टाइम। ओके, अब लास्ट में जब स्टोरी हमारी द गाइड की फिनिश होती है, तो राजू पूरा अपने आप को कैसे चेंज कर लेता है। तो कैसे चेंज करता है, ही सिम्स हिमसेल्फ एज ए फ्रॉड, है ना। स्टार्टिंग मतलब वो जब विचारों में अपने मंथन करता है तो उसको वो सोचता है कि वाकई में मैंने कितना फ्रॉड किया है ना लोगों के साथ में। अब मुझे क्या करना है, अब अपने पापों को धोना है, और अब मुझे इन गांव वालों के लिए कुछ न कुछ करके जाना है ना। तो वो तभी इसीलिए संत का रोल प्ले करता है। इवेंचुअली एम्बेरेसेस हीज रोल एज अ संत, है ना, इसीलिए वो संत का रोल प्ले करने लग जाता है और वो संत बन ही जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, व्हाट ट्रिगर्स द विलेजर्स अनवैवरिंग फेथ इन राजूज एज अ संत। क्या वजह थी या क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से सारे गांव वाले जो होते हैं वो राजू के ऊपर मतलब आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि राजू एक संत है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है, हाँ, हीज़ विलिंगनेस टू फास्ट फॉर विलेज, है ना। वो क्या करता है, वो कंटिन्यू, है ना, बिना मतलब उनको गांव वालों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जो सूखा पड़ता है तो उस सूखे के चक्कर में गांव वाले आके कहते हैं कि आपको महात्मा जी आपको व्रत करना पड़ेगा, तो वो व्रत शुरू कर देता है। इसीलिए गांव वाले उसको बहुत महान संत समझते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा हिज विलिंगनेस टू फास्ट फॉर द विलेजर्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वाट रोल डज द रिवर प्ले इन द नॉवेल। अब जो नॉवेल में जिस नदी का जिक्र किया गया है ना, जिस नदी के बारे में बताया है, तो वो नदी किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, या उस नदी का क्या रोल प्ले है इस पूरे नॉवेल में, है ना। तो इस नदी के किनारे ही एक मंदिर होता है जहाँ राजू आके बैठता है ना, और वो नदी सूख जाती है पूरी। तो इट सिंबलाइज लाइफ एंड कंटिन्यूटी, मतलब लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहेगी। ओके, फिर इट इज़ अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द ड्रॉट, है ना। ये एक ऐसा सोर्स है, नदी एक ऐसा सोर्स है जहाँ पानी बहता रहना चाहिए, लेकिन पानी बहता नहीं है, तो पानी सूख जाता है, तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ओके, फिर क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट द विलेजर्स डिपेंड्स ऑन नेचर, है ना। ये बताता है कि किसान जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो कैसे प्रकृति के ऊपर आश्रित है ना। तो ये सारे इसके आंसर होंगे। ओके, क्योंकि नदी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सारी पेड़ पौधे नदी वगैरह, और ये सारी प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर किसान डिपेंड रहते हैं हर चीज़ में, और इनकी लाइफ जो होती है इसी वजह से इनकी लाइफ को लगातार चलती रहती हैं। और अगर कुछ हो जाता है, प्रकृति को सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसानों को पड़ता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, वाई डज राजू लाई अबाउट फास्टिंग इनिशियली, है ना। जो राजू होता है वो पहले मतलब मना क्यों करता है ना, वो झूठ क्यों बोलता है कि हाँ मैं फास्ट करूँगा
और मैं फास्ट क्यों करना चाहिए, और ऐसे मतलब उनको झूठ बताता है ना, फास्टिंग इनिशियली, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो क्या करता है कि लोगों को पहले वो झूठ बोलने का काम तो वो करता ही था शुरू से, है ना, और वो फ्रॉड भी था, स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको, है ना। फिर वो क्या करता है कि वो जो विलेजर्स होते हैं उनको भी वो नेगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उसकी धीरे धीरे गांव वाले और वो जो वैलन होता है वो धीरे धीरे बोलते हैं कि प्लीज़ महात्मा जी आप हमारे लिए ये कीजिए वो कीजिए, है ना, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तब उसको लगता है अंदर ही अंदर कि चलो मैंने पूरी लाइफ में अपना कुछ किया नहीं है तो कम से कम इन लोगों का भला करके ही जाऊँ मैं, है ना। तो वो जो होता है वो झूठ बोलता है ना कि हाँ मैं व्रत करूँगा, है ना। उसके स्टार्टिंग तक मतलब वो जब व्रत नहीं करता है तब तक उसके दिमाग में यही था कि हाँ मैं व्रत करूँगा, लेकिन अंदर से वो बोलता है कि नहीं करूँगा, मैं तो झूठ बोल जाऊँगा इनसे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन लास्ट में वाकई में व्रत करता है। ओके, टू मैनिपुलेट द विलेजर्स, वो विलेजर्स को मैनिपुलेट कर रहा था। ओके, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट द वैलन विथ वैलन, है ना। और वो क्या करता है कि वैलन को भी अवॉइड करता है ना। वैलन जो बोलता है ना तो वो हाँ 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 ऐसे ऐसे करके, और हम लोग बहुत बार किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि या अवॉइड करते हैं, तो कभी कभी हम उसकी बात सुनते नहीं हैं, लेकिन हाँ हम बिना बात के ही हाँ हाँ कर देते हैं। तो ऐसा ही राजू भी करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, हाउ डज राजूज रिलेशनशिप विथ रोजी डिफर फ्रॉम मार्कोज रिलेशनशिप विथ हर, है ना। राजू और रोज़ी का रिलेशनशिप और मार्को और रोज़ी का रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, है ना, क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या होता है डिफरेंस, राजू सपोर्ट हर ड्रीम्स, राजू उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करता है, जबकि मार्को सप्रेज्ड देम, जबकि मार्को उसको सप्रेज्ड करता है ना, उसको बोलता है कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं और क्या तुम इसके पीछे पड़ी रहती हो, ऐसा करके। ओके, फिर क्या होता है, राजू वीव्स हर एज अ पार्टनर, राजू उसको एज अ पार्टनर देखता है। ओके, लेकिन वाइल मार्को ट्रीट्स हर एज ए इन्फेरियर, मार्को क्या करता है, उसको इन्फेरियर के जैसे ट्रीट करता है कि तुम बस एक, जैसे हम लोगों के लिए कोई चीज़ होती है ना कि हाँ बस ये है वो चीज़, ठीक है ना, बस वैसे ही मार्को के लिए एक वस्तु की जैसे होती है ना रोज़ी, वो उसको इंसान नहीं समझता था, इसी टाइप से होता है। ओके, फिर बोथ रिलेशनशिप आर एक्सप्लोटेटिव इन डिफरेंट वेज, है ना, सॉरी एक्सप्लोइटेटिव। तो इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होता है, बहुत चेंजेस हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब एक तो रोज़ी को ऊपर उठाना चाहता था और एक रोज़ी को नीचे गिराना चाहता था, एक मतलब उसका पैशन डाउन करना चाहता, उसके पैशन में उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसको आगे नहीं बढ़ाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, और ये सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होने वाली है। तो अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आती है एमसीक्यूज़ की, और ये अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आपको पूरा सीरीज़ का सेशन कैसा लगता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ लेते हैं। हाउ डज द गाइड रिफ्लेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी, जो द गाइड नॉवेल है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी, मतलब जो स्वतंत्रता से पहले की जो भारतीय समाज है ना, उसको कैसे बताया है, क्या बताया है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए तो अब हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं, और अब हम अपना द गाइड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इसकी सीरीज़ यहीं ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन को लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।